यूनियन के तमाम सम्मानित नेतागण और विजेता यूनियन के हमारे नेता जय भगवान चारण साहब, ऊटवाल साहब, दोस्तों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो बात आप लोगों के सामने रखी है, देखिए ये दुर्भाग्य है कि जितने लोग इधर बैठे हैं इतने ही इधर हैं, और ऐसा नहीं है, काफी संख्या में आप लोग थे, लेकिन हर प्रोग्राम में यही देखने को मिल रहा है कि कर्मचारी जिनकी मांगों को लेकर के नेता दिन रात मेहनत करके लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, आप लोग सिर्फ शकल दिखाने के लिए आते हैं और शकल दिखा करके, हाजिरी लगा करके, अगर आप अपने अधिकारों के लिए एक दिन जम करके नहीं बैठ सकते तो फिर दुनिया में कोई ऐसा अवतार पैदा नहीं हुआ जो आपकी समस्याओं का समाधान करा सकता है। जैसे ऊटवाल साहब ने अभी कहा कि किसान आंदोलन के अंदर धरने पर बैठे हुए 10 लोग जब गांव जाना होता था तो तब गांव जाते थे जब गांव से 10 लोग और आ जाते थे। पूरी हिटलरशाही सरकार ने दिखाई, नुकीले तार लगाए, कीले लगवाई, बैरियर लगवाए, लाठी चार्ज हुए, लेकिन किसान आंदोलन ने अपने आप में आजाद भारत के अंदर एक इतिहास लिखा कि सरकार को झुकना पड़ा और झुक करके सरकार को सारे कानून वापस लेने पड़े। अगर वो भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के लोग, अगर अनेकों किसान यूनियन, चाहे वो मध्य प्रदेश की है, चाहे उत्तर प्रदेश की है, चाहे पंजाब की है, चाहे हरियाणा की है, चाहे तमिलनाडु की है, अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म और अलग अलग क्षेत्र में रहने वाली किसान यूनियन अगर अपने मुद्दे पर एक हो सकती हैं, तो दोस्तों दिल्ली के अंदर सफाई कर्मचारी जो एक ही जाति, एक ही धर्म और एक ही देवता को मानने वाले लोग हैं, आप लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर के आंदोलन क्यों नहीं कर पा रहे? ये नेताओं से पूछने की जरूरत नहीं है, ये कर्मचारी को अपने गिरेबान में झांक करके देखने की जरूरत है। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। हर मीटिंग में देखा आपने, सिविक सेंटर को घेरने के लिए भी जाते हैं, पहले आधे घंटे के अंदर हजारों होते हैं, अगला घंटा होता है तो 500 हो जाते हैं और लास्ट में नेता नेता रह जाते हैं। सब लोग जिनकी दिक्कत है, जिनकी परेशानी है, वो सब लोग वहां से भाग जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए और टेक्निकल पॉइंट भी समझने चाहिए। ऊटवाल जी से पहले मेरे सम्मानित साथी ने जो बात रखी थी कि ये कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक सिर्फ एक डिपार्टमेंट है जहां पर कच्चे कर्मचारियों को, चाहे कोई 8वीं फेल हो और चाहे कोई BA पास हो, सबको एक समान वेतन दिया जा रहा है। ये श्रमिक कानूनों का उल्लंघन है, ये मिनिमम वेज का उल्लंघन है। जब 3 श्रेणी बना रखी है तो फिर आखिर एक ही जैसा वेतन हर योग्यता वाले कर्मचारी को क्यों दिया जा रहा है? ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। दिल्ली के अंदर बिजली का निजीकरण 2002 में हुआ और 2002 में बिजली का निजीकरण होने के बाद 2003 में बड़ी संख्या में छटनी हो गई और 2004 और 2005 में आउटसोर्स की भर्ती खुली। आज वहां पर 25,000 कर्मचारी आउटसोर्स के हैं। 4,000 की सैलरी पर उनको लगाया गया था। 2012 तक उनकी सैलरी बढ़कर के 7 या 8,000 रुपए थी। कई सारे साथी मेरे यहां पर हैं भी जो इस बात के गवाह हैं। लेकिन हमने उस लड़ाई को लड़ा और आज हालात ये है कि आप किसी भी बिजली दफ्तर के अंदर जा करके पूछ लीजिएगा कि आउटसोर्स पर कच्चा कर्मचारी जो काम कर रहा है उनकी तनख्वाह वहां पर 35,000 और 40,000 है। तो जब वहां पर हो सकती है तो MCD में आखिर 25 साल और 20 साल तक कच्चा कर्मचारी जो काम कर रहा है उसको मात्र 12,000 रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? ये अपने आप में एक सवाल है, ये एक प्रश्न चिन्ह है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनके मेयर्स के लिए, और ये एक सवाल है दिल्ली के केजरीवाल सरकार के लिए जो हर बार मिनिमम वेज घोषित करने का जो है ड्रामा करता है लेकिन कर्मचारियों के लिए कुछ भी नहीं करता। उसने अपने घोषणा पत्र के अंदर हर बार के चुनाव में
चाहे वो 2013 का चुनाव हो, 2015 का हो या 2020 का हो, अपने सभी घोषणा पत्रों के अंदर उसने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि सफाई कर्मचारी की काम करते टाइम अगर मृत्यु होती है तो मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा। उस समय जब ये घोषणा पत्र जारी हुए, जब देश के अंदर क्या पूरे विश्व के अंदर कहीं कोरोना नहीं था, लेकिन कोरोना की बीमारी तो बाद में हुई है, लेकिन उसने किसी को भी 1 करोड़ रुपया नहीं दिया। ये चीजें समझने की हैं। और ये जो आने वाला समय में है, ज्यादा लंबी बात ना करके, ये जो आने वाले 4 महीने हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। मैं आपको आगाह कराना चाहता हूं कि बिजली कर्मचारियों की यूनियन दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी यूनियन हुआ करती थी। मैं इसका जनरल सेक्रेटरी था, हमारे से गलती हुई, मैं कसूरवार हूं, क्योंकि जो ट्राइपार्ट एग्रीमेंट हुआ, जो निजीकरण हुआ, जिन 3 लोगों के साइन हुए थे उसमें से एक जनरल सेक्रेटरी के रूप में मेरे भी साइन हुए थे। हम लोगों से जो वादा किया हुआ था कोई भी पूरा नहीं हुआ और इतनी बुरी स्थिति हुई कर्मचारियों की कि वहां पर धक्के दे दे करके पुराने कर्मचारियों को दफ्तरों से बाहर निकाला, जिनकी 25-25 साल नौकरी हो गई थी। ये मैं आगाह आपको इसलिए कर रहा हूं कि अगर आप समय पर नहीं चेते, अगर आप समय पर नहीं जागे, तो आने वाले समय में सबसे पहले दिल्ली के अंदर अगर किसी विभाग का निजीकरण होगा तो वो एमसीडी का होगा, इस बात का ध्यान रखना। और अगर ऐसा हुआ तो जो कच्चे कर्मचारी है उनका भविष्य क्या होगा, ये तो अपने आप में प्रश्न है ही, लेकिन पक्के कर्मचारी भी अपने आप को सुरक्षित ना समझें। और ये काम इस निगम के चुनाव के बाद में होने जा रहा है। इसलिए अपनी वोट की ताकत को पहचानो, अपनी वोट की कीमत को पहचानो और सोच समझ करके वोट देना। नगर निगम के 2022 के चुनाव में उसी पार्टी को चुनना जो आपके भविष्य को सुरक्षित रख करके आपके अधिकारों की बात करे। और मैं आग्रह करूंगा तमाम अपने मंच पर सम्मानित आसीन नेताओं का भी कि दोस्तों, अगर किसानों की यूनियन इकट्ठी हो सकती है तो हमारी इस निगम में काम करने वाली जो 50 यूनियनें अलग अलग जगह पर हैं, उनको भी सबको एक जगह एकजुट होकर के इस आंदोलन को चलाना चाहिए। मैं एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहूंगा आज के आयोजकों का, मंच के संचालक का, जिन्होंने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। और ये बात कह करके अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि आप अपने आप को अकेले ना समझें। दिल्ली के वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी भाई और बहनों, एक बात अच्छी तरीके से समझ लो कि दिल्ली के अंदर ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा 14 अप्रैल पिछले साल 2021 को इसी वर्ष हमने बनाया था और उस मोर्चे के अंदर दिल्ली के 80 संगठन शामिल हो चुके हैं। इसलिए यहाँ का सफाई कर्मचारी अपने आप को अकेला ना समझे। सबसे पहला आंदोलन सफाई कर्मचारियों को लेकर के 25 अक्टूबर को केजरीवाल को घेराव करने का हमने किया था। तमाम मेरे सम्मानित साथी उसमें उपस्थित थे। आप अपने आप को अकेला ना समझें। दिल्ली की बड़ी बड़ी यूनियन, संगठन और सारे बहुजन लोग आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर बीमार आप हैं तो खड़ा आपको होना पड़ेगा। अगर बीमारी आपकी है, हॉस्पिटल आपको जाना पड़ेगा। अगर यहाँ का कर्मचारी संगीत तौर पर अगर खड़ा नहीं होगा तो फिर आपका भला होने वाला नहीं है। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए आप लोगों को आह्वान करता हूं कि आने वाले समय की चुनौती को समझो और नेताओं की मांग पर, नेताओं के बुलावे पर आप सब लोगों को आना चाहिए और आकर के प्रोग्राम के लास्ट तक रुक करके जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम।